जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में साथियों अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि हाइडे स्पीच की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। साथियों ये 100% आने वाले संभावित क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन साथियों पूछे जा रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में जो है 100% देखने को मिलेंगे। आप लोगों से साथियों वादा रहा, तो आप लोग अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा और बताएंगे कि हाइडे स्पीच की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, हाइडे स्पीच की जो लड़ाई है साथियों ये आपके 326 ईसा पूर्व में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कलिंग युद्ध जो है ये किस वर्ष में हुई थी। बताएंगे साथियों कि कलिंग युद्ध जो है साथियों किस वर्ष में हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों कलिंग युद्ध जो है ये आपके 261 ईसा पूर्व में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था साथियों ये कब युद्ध लड़ा गया। तो साथियों तराइन का पहला युद्ध जो है साथियों ये लड़े जाते हैं आपके 1191 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1191 में होगा। अगला क्वेश्चन है कि चंदावर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि चंदावर की लड़ाई जो है साथियों किस वर्ष में हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों चंदावर की जो लड़ाई है साथियों 1194 में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1194 में। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है साथियों हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों पानीपत की जो पहली लड़ाई है साथियों ये लड़ी जाती है आपके 1526 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे 1526 में लड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि चौसा का युद्ध जो है साथियों किस वर्ष में लड़ा गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि चौसा का युद्ध जो है साथियों किस वर्ष में लड़ा गया था। तो याद रख लेंगे साथियों चौसा का जो युद्ध है साथियों यह युद्ध लड़े जाते हैं आपके 1539 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1539 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि बिलग्राम का जो प्रसिद्ध युद्ध है साथियों ये लड़ा गया था। तो साथियों बिलग्राम का जो प्रसिद्ध युद्ध है साथियों ये लड़े जाते हैं आपके कब, तो 1540 ईस्वी में साथियों लड़ी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध साथियों हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि तालीकोटा का युद्ध जो है साथियों हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों तालीकोटा का जो युद्ध है साथियों 1565 में होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, 1565 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है साथियों किस वर्ष में हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों हल्दी घाटी का जो युद्ध है साथियों ये 1576 ईस्वी में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्लासी की लड़ाई जो है साथियों किस वर्ष लड़ी गई। चलिए बताएंगे साथियों कि प्लासी की लड़ाई जो है ये किस वर्ष लड़ी गई। तो साथियों प्लासी की जो लड़ाई है साथियों ये 1757 ईस्वी में लड़ी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1757 में। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो है साथियों किस वर्ष में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि बक्सर का युद्ध जो है साथियों किस वर्ष में हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों बक्सर का युद्ध होता है आपके
1764 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1764 में हुआ था साथियों, आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चौथा मैसूर युद्ध जो है ये किस वर्ष में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि चौथा मैसूर युद्ध जो है ये किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों चौथा मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सिख युद्ध जो है ये किस वर्ष में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि दूसरा सिख युद्ध जो है ये किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों दूसरा सिख युद्ध जो है ये आपके 1848 से 1849 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है आपका, 1848 से 1849 में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेनी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। बताएंगे साथियों कि बेनी का युद्ध जो है ये किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों बेनी का जो युद्ध है साथियों ये होते हैं आपके 130 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कोप्पम का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। बताइए साथियों कि कोप्पम का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों कोप्पम का जो युद्ध होता है ये आपके 1054 ईस्वी में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1054 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बताएंगे साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो साथियों आप बताएंगे ये आपके केरल के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, केरल के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई। तो याद रखेंगे साथियों ये आरंभ होती है 1881 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1881 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नतम जनसंख्या जिला जो साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों तो भारत में निम्नतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो साथियों भारत में जो है निम्नतम जनसंख्या वाला जिला जो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे साथियों कौन से, तो दिबांग घाटी। ऑप्शन डी सही जवाब है, दिबांग घाटी हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में निम्नतम अंतर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। चलिए बताइए। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में निम्नतम अंतर निम्नलिखित में से किस राज्य में होगा। तो साथियों आप बताएंगे ये अंतर आपके केरल राज्य में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, केरल राज्य में होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला यहाँ पे साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है साथियों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो साथियों केरल में है, जिसके बाद कौन से आएंगे। तो साथियों आप याद रख लेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, मिजोरम आएगा। केरल के बाद साथियों मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। बताएंगे साथियों कि भारत की जो प्रथम जनगणना है साथियों ये कब प्रारंभ हुई। तो साथियों भारत में प्रथम जनगणना 1872 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1872 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो साथियों भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे अनुच्छेद 76 संबंधित। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति साथियों प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे साथियों इनको होते हैं आर्टिकल 72 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 72 के तहत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है।
चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल है जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों अनुच्छेद 44 हो जाएंगे जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताए गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों ये अनुच्छेद 40 में बताई गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो साथियों ये किए गए हैं आपके आर्टिकल 61 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आर्टिकल 61 में है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि संसद का जो वर्णन है साथियों ये किस आर्टिकल में किया गया है। तो याद रखेंगे साथियों संसद का जो वर्णन है साथियों ये आपके आर्टिकल 79 में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 79 में है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन से आर्टिकल है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे आर्टिकल 18। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 80 है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों डी है, आर्टिकल 81 है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो साथियों ये आपके किए गए हैं अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो साथियों वित्त आयोग का जो वर्णन है ये साथियों आपके आर्टिकल 280 में की गई है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आर्टिकल 280 में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है। तो साथियों आप याद रख लेंगे ये देते हैं साथियों आपके अनुच्छेद 214। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पे अनुच्छेद 214 देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस आर्टिकल में किया गया है। तो साथियों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। तो साथियों ये की गई है आपके अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो साथियों संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो साथियों आप याद रख लेंगे ये आपके आर्टिकल 222 में की गई है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों को ट्रांसफर का उल्लेख जो है साथियों किया गया है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये आपके आर्टिकल 143 में की गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 143 हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।